पांडे अकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट की पढ़ाई चालू हो चुकी है और इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट के उन पॉइंट को सबसे पहले इंडिकेट किया जाएगा जिससे आप अच्छे तरीके से सीटेट के बारे में समझ सकें, सीटेट के बारे में जान सकें और सीटेट को निकालने का जो लक्ष्य आपके अंदर है उसमें विकसित हो सके आप। तो उसी संदर्भ में आज का जो विषय वस्तु होगा वो होगा NCF 2005। याद रखिएगा, NCF 2005 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीटेट के रिगार्डिंग। इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू दिए गए हैं जिस पहलुओं को जानने के बाद आप क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिएगा तो मेरा दावा है कि 90% क्वेश्चन तो आप देख के सॉल्व कर लीजिएगा। ये मेरा दावा है, व्यक्तिगत दावा मैं बोल रहा हूं और मैं दावा किसी बिना ठोस सबूत पे नहीं करता हूं। बिल्कुल मैं जानता हूं कि इसके अंदर जो जो चीज़ मैं दूंगा आपको उससे आप 90% क्वेश्चन तो ऐसे ही डील कर लीजिएगा। 10% आपके अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी पर डिपेंड रहेगा कि आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से समझे हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू को डेवलप करना ही मेरा लक्ष्य है। सीटेट कुछ नहीं है, सीटेट मतलब मेरे लिए जीरो। बस सीटेट की अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को पकड़िए। सीटेट कहना क्या चाहता है, सीटेट के प्रश्न में कौन से राज छुपे हुए हैं, उस एक की पॉइंट को पकड़िए और तुरंत उसका आंसर लीजिए। इसी की पॉइंट के साथ हम लोग आज चालू करेंगे NCF 2005। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 और इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं नेशनल करिकुलम। याद रखिएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या इसमें पॉइंट है। बिल्कुल साथियों, ये जो वीडियो आपको मिल रहा है मिस्टर पांडे एकेडमी की तरफ से मिल रहा है। साथ ही साथ आज जो हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे NCF पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है। और ये बात दिमाग में नोट कर लीजिएगा, ये हर बार आने वाले प्रश्न में से एक है। इसमें तो 5 से 5 to 10 मार्क्स तो कहीं गए ही नहीं है, किसी भी कीमत में नहीं जाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि 5 से 10 नंबर तो किसी भी कीमत में नहीं जाएंगे। बस आप इसे अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए, कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन सेट लगाइए, आपका 90% सॉल्यूशन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, आपको पढ़ के विद्वान नहीं बनना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस सेट आपको देते जाऊँगा उस प्रैक्टिस सेट में आप अपने आप को अचीव करते जाइएगा। इसलिए मिस्टर पांडे एकेडमी के साथ बने रहिए, क्योंकि जो भी आज के बाद यानी जब से ये सेशन चल रहा है तब से नए सिलेबस आधारित ही आपको प्रश्न उत्तर और जितने भी मैंने अभी तक टॉपिक करवाए हैं सब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाए हैं। चलिए साथियों, आते हैं हम लोग आगे की तरफ। पहली बात, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि NCF है क्या आखिर। देखिए, सरल भाषा में, आसान भाषा में समझने का प्रयास कीजिए, बाकी कुछ आपको नहीं जानना है। मेरे लफ्ज़ों को पकड़िए, बाकी आप ऑलरेडी समझ जाओगे। देखिए, NCF क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, इसको याद रखिएगा हिंदी में। इंग्लिश में मैंने आपको बताया अभी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये कभी कभी प्रश्न पूछ देते हैं कि NCF 2005 का फुल फॉर्म क्या हुआ। तो देखिए साथियों, ये पहले क्वेश्चन आते थे, हो सकता है कभी भी आ जाए, इसलिए आप इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। 2011 से 2021 तक प्रश्नों की जो संख्या थी वो ऑफलाइन था, लेकिन जैसे ही 2022 हुआ, उस 22 में जो इम्तिहान दिया गया, कहने का मतलब है 21-22 का जो सेशन था सीटेट का, उसमें बहुत हेरफेर हुए हैं, जिस कारण से प्रश्नों का जो लेवल है कहीं ऊंचा गया है, कहीं लो गया है। इसलिए आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। आइए, NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एक दस्तावेज है, सिंपल सी भाषा में जानिए। इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, मूल उद्देश्य क्या है, यह बताने का प्रयास करता है कि बालक को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। पहली बात ध्यान रखिएगा कि हम आपको क्या पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे ये मुझे पता होना चाहिए, तभी तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। अगर मुझे पता ही नहीं रहे कि आपको क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, तो ये बताइए मैं आपको पढ़ा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं साथियों, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आपके विषय वस्तु को जानना ही तो मेरा सबसे पहले लक्ष्य होना चाहिए। हमें क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है ये NCF 2005 में बताया गया है। इसी को हम मद्देनजर रखते हुए अपने एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते जाएंगे और उसे माइंड में सेटअप करते जाएंगे, ताकि आने वाले जो भी प्रश्न होंगे उसका आंसर हम लोग बहुत आसानी से दे सकें। आइए साथियों, यहाँ पर देखिएगा कि NCF का उत्पत्ति जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध जो है सभ्यता और प्रगति, उनका एक निबंध था सभ्यता और प्रगति, उससे लिया गया था। उसमें कुछ एक वाक्य दिया गया था, एक वाक्य दिया गया था, शब्द बनाए गए थे कि सृजनात्मकता, उदार और आनंद बचपन की कुंजी है। सृजनात्मकता मतलब क्या चीज़? कुछ चीज़ सृजन करना। उदार, बेहतर स्वभाव से। आनंद में खुशी। और बचपन क्या है? बचपन की बात होती है। कुंजी मतलब क्या हो गया? एक तरीके का उसका धन। तो इसमें कहा जा रहा है कि सृजनात्मकता, उदार और आनंद बचपन की कुंजी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस NCF 2005 का जो प्रस्ताव है लागू किया गया। लागू क्या चीज़, इसके बारे में सोचने का प्रयत्न किया गया कि NCF 2005 की आवश्यकता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि देखिए, सबसे फर्स्ट याद रखिएगा, फर्स्ट जो हमारा NCF आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो आया था वो 1975 में आया था। सेकंड जो आया था आपका 1988 में और थर्ड जो आपका आया था वो 2000 में आया था। और
फोर्थ ही, यानी जानिएगा ये कौन सा है, फोर्थ है, 2005। यानी एनसीएफ 2005 जो है ये कौन सा लेवल पे है, चौथा लेवल पर है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट कब हुआ था, 1975 1975 में, सेकंड जो हुआ था 1988 में, थर्ड जो हुआ था आपका 2000 में, और चौथा जो हुआ था 2005 में। इसलिए इसे एनसीएफ 2005 के नाम से जाना जाता है। एक बात आपको यहाँ पर बताना अति आवश्यक है कि एनसीएफ 2005 का जो अनुवाद है संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी 22 भाषाओं, याद रखिएगा हमारे जो अपना 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, और इसका जो अनुवाद यानी ट्रांसलेट जो किया गया है सारे भाषाओं में किया गया है जो अपने संविधान के 8वीं अनुसूची में उपस्थित है। तो कभी अगर प्रश्न पूछ दे तो इस बारे में भी आपको जानकारी होना आवश्यक है। यहाँ पर और बिंदु की तरफ आगे बढ़ते हैं कि यह विद्यालय शिक्षा, ध्यान से सुनिएगा, यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नया दस्तावेज है। कौन, एनसीएफ 2005। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब एन और यहाँ पर मैं आपको एनईपी जब पढ़ाऊँगा तो उस समय कुछ हेर फेर होंगे, लेकिन फिलहाल हम एनसीएफ के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए एकदम ध्यान आकर्षित करके सुनिएगा। एनईपी का फुल फॉर्म हो गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो हाल फिलहाल में अभी लागू हुआ है। इस संदर्भ में भी हम बहुत जल्द जिक्र करेंगे, आपको वीडियो के माध्यम से इसके बारे में आपको बताने का मैं प्रयास करूँगा। तब तक आज का जो टॉपिक है एनसीएफ 2005, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस बेहतर तरीके से कर लेते हैं। इसलिए दोनों में कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का कार्य अलग है, हाँ लेकिन मोटो एक ही है। अब आगे बढ़ते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, याद रखिएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको पहले हम लोग बोलते हैं एमएचआरडी डिपार्टमेंट था। उस डिपार्टमेंट ने पहल किया प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक दस्तावेज तैयार की जाए, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर हमारे इस भारतवर्ष में अभ्यर्थियों की जो रुचि पढ़ाई के प्रति इतनी कम क्यों हो रही है, आखिर वो पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं बच्चे, क्या उनकी आखिर व्यक्तिगत और आर्थिक जो भी समस्या है, इसका एक दस्तावेज बनाया जाए जिससे पूरे भारतवर्ष में लागू कर उससे निपटने का कार्य किया जाए। तो इसी की अध्यक्षता कौन किए थे, प्रोफेसर यशपाल किए थे। और ध्यान रखिएगा इस समिति में कुल 38 सदस्य थे। इन 38 सदस्य की विशेष भूमिका रही, लेकिन अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर यशपाल थे, इसलिए यह नाम बहुत ही सुशोभित है और बहुत एग्जाम में, टेट एग्जाम में तो भर भर के पूछे जाते हैं, लेकिन सीटेट में आपको अगर पूछना होगा तो घुमा फिरा कर आपको पूछेगा। 4 पॉइंट दे देंगे, उसमें से इसका भी जिक्र रहेगा एनसीएफ के थ्रू में, और पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा अलग है। तो सारे पॉइंट को जानना अति आवश्यक है आपके लिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि इसका जो 1992 में इसी कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी थे। और पता है सोचने वाली बात है कि इसका गठन हुआ था यहाँ पर 92 में, ठीक है ना। कमेटी रिपोर्ट जो 93 में दिया, ठीक ना। और 93 में जो रिपोर्ट दिया गया था, उस रिपोर्ट में क्या बताया गया, क्या चीज़, कि जो हमें शिक्षा देनी है, जो हमें बच्चों को शिक्षा देनी है, वो शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, लर्निंग विदाउट बर्डन। यानी जो हमें शिक्षा देनी है उसमें लर्निंग यानी सिखाना तो है, लेकिन बर्डन कम के साथ, यानी उन बच्चों के प्रति हमें बोझ नहीं लादना है, किसी भी प्रकार का थोपना नहीं है। जैसे भर भर के हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रश्न उठा के डाल देते हैं, ठीक ना, बेटा एक काम करो, मैथ में 4 चैप्टर बना लेना, हिंदी में 5 चैप्टर बना लेना, हाँ इंग्लिश याद करके चले आना। ऐसी जो हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक वस्तु विषय पर एक बोझ पड़ते जाता है बच्चों के ऊपर, इसको कम करने का इसमें प्रयास किया गया है। आगे चलते हैं। कुछ प्रिंसिपल, देखिए मेन टॉपिक मैंने आपको बता दिया क्या इसमें है, अब इसके कुछ सिद्धांत भी हैं। देखिए एनसीएफ बिना कोई सिद्धांत को तो चलेगा नहीं, बिल्कुल इसके सिद्धांत है, इसके सिद्धांत के ऊपर हम लोग एक एक कर चर्चा करने का प्रयास करते हैं, और बिल्कुल बिना स्क्रिप्ट के पूरा देखिए, क्योंकि आपके प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ प्रत्येक टॉपिक अति आवश्यक है। आइए बढ़ते हैं। देखिए इसमें 5 मार्गदर्शन सिद्धांत हैं। अब कौन कौन से हैं इसको थोड़ा सा एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। मैंने कल का जो सेशन लिया था, यानी कहने का मतलब है कि मैं आपका जब सीडीपी का जो सेशन लिया था प्रैक्टिस सेट का, मैंने उसमें जिक्र किया था, उस जिक्र को इससे अगर आप मिलाइएगा तो बहुत कोरिलेट होगा और आपको अब समझने में बहुत आसानी होगा कि मैं इसका आंसर इतना सटीक दे कैसे पा रहा था। इसका सबसे बड़ा रीजन था एनसीएफ 2005, क्योंकि एनसीएफ 2005 में स्पष्ट रूप से जिस बिंदुओं जिस पहलुओं पर जिक्र किया गया है उसी से आधारित हमारे प्रश्न सीटेट में देखने को अधिकांश मिलते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि एनसीएफ 2005 को बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आप उसको बेहतर ढंग से समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका प्रश्न उत्तर बनने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगा कि इसमें स्पष्ट कहा गया है कि बच्चों का जो सर्वांगीण यानी ऑल डेवलपमेंट होना चाहिए वह स्कूल के बाहरी जीवन से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो इनको बच्चों को हम ज्ञान देंगे वो सिर्फ किताबी भाषा ना देकर यानी बुक लर्निंग ना देकर आपको सोशल लर्निंग भी देना है। आपको ये ध्यान रहना चाहिए, ठीक ना, कि सोशल लर्निंग भी देना है। साथ ही साथ इसके अलावा आपको सामाजिक हो गया, उसके बाद आपको सांस्कृतिक नॉलेज भी हमें देना है। साथ ही साथ आपको पढ़ाई को रटने, याद रखिएगा, रटना,
रोट लर्निंग नहीं करना है, यानी उसको रटना नहीं सिखाना है, याद करना नहीं सिखाना है, उसे किसी भी तरीके से मतलब एक तरीके से बोझ नहीं देना है कि नहीं एकदम क्या तोते की तरह रटे रहो रटे रहो रटे रहो, ऐसा नहीं करना है। रटन प्रणाली को ही तो मुक्त करना है। एनसीएफ 2005 कहता है कि जो भी बच्चे को हम समझाएंगे वो समझ आधारित होना चाहिए, यानी समझ आधारित होना चाहिए, ना कि रटन प्रणाली के अधीन। समझ के जो बच्चा कार्य करेगा वो बेहतर करेगा, लेकिन रट कर करेगा तो वह बच्चा कार्य में असफल रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी कोई पढ़ाई अगर पढ़ाई जाए तो उसमें समझ होनी चाहिए, यानी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी होनी चाहिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए। आपके द्वारा पढ़ाया गया विषय वस्तु अगर बच्चे को समझ में आने लगा तो आपका मान सम्मान रिस्पेक्ट उस बच्चे की नज़र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये एक अच्छे शिक्षक की गुणवत्ता की पहचान होती है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था अपने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। चलिए पॉइंट नंबर 3 के बारे में चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बहुत सरल भाव से बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि कर भला तो हो भला, उनका भी कुछ भला हो जाए। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पाठ्यचर पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, बाल केंद्रित होना चाहिए। इस बात को एकदम नोट करके रख लीजिए कि ये जितने पॉइंट है, एक एक पॉइंट एक एक नंबर के हैं। क्वेश्चन आएंगे तो आपको घुमाकर इसी में से आएंगे। अब ध्यान देने योग्य कौन सी बात है मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात है, मान के चलिए कि हर बच्चा की मानसिक क्षमता अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी का आईक्यू लेवल 120 होता है तो किसी का 80 होता है। कोई 1 मिनट में सीख लेता है, ठीक ना, और कोई 10 मिनट में भी नहीं सीख पाता है। तो इसका मतलब यह है कि यह आपको डिसीजन लेना है कि उस बच्चे को किस तरीके से, किस रणनीति के थ्रू हमें पढ़ाना है, ताकि इस बच्चे से भी हमारा ध्यान भटके नहीं और इस बच्चे से भी हमारा ध्यान भटके नहीं। साथ ही साथ ये भी हमें अपने दिमाग में बैठा के रखना है कि दोनों के अंदर मतभेद कभी ना हो। ऐसा बिल्कुल उन्हें प्रतीत ना हो कि ये विनोद जो है वो काफ़ी अच्छा है पढ़ने में, और राहुल जो है वो काफ़ी खराब है पढ़ने में। हमें समान रूप से उन्हें ज्ञान देने की ज़रूरत है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस वर्क को किस तरीके से पेश करते हैं बच्चे के सामने। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि पाठ्यचर्या यानी आपको नोट्स बुक में अब जो दिया गया है सिलेबस, उसको आप एकदम फोकस ना करते हुए स्टूडेंट एबिलिटी को भी ध्यान में रखते हुए कार्य कीजिएगा। अगर बच्चा उस चीज में सक्षम नहीं हो पा रहा है तो आप अपने पढ़ाने की तरीके को और लचीलापन बना लीजिए, ताकि वह आपके साथ कोरिलेट होकर बेहतर ढंग से सीखने का प्रयास करे। अगर आपके बताए गए प्रयास से वो सीख लेता है तब समझिए कि आपका पढ़ाया हुआ सफल हुआ, और वो एनसीएफ 2005 में जिस तथ्य, जिस विषय वस्तु को जिक्र कर आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी उसमें सफल माना जाएगा। अन्यथा अगर नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर रहे हैं, जिस कारणवश से उस बच्चे में उस चीज की सफलता नहीं हो पा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए, 90% बच्चे एग्जाम के नाम से डरते हैं। अगर एग्जाम आ गया तो भैया उनके लग में तो लगता है कि प्राण निकल गया। तो जब इस तरीके की परिस्थिति अगर सामने आने लगे कि भैया एग्जाम के नाम से अगर बच्चा डरने लगे, तो आपको इस बात का बखूबी ध्यान रखना है कि जो हम परीक्षा लेंगे उस समय लचीलापन रखेंगे, यानी फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं देंगे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन नहीं देंगे, बहुत मतलब क्या उनके लेवल का। हमको ये भी विशेष ध्यान रखना है कि इसी कक्षा में 120, मैंने आपको अभी जिक्र किया है कि 120 आईक्यू लेवल का भी बच्चा है या कोई 60 आईक्यू लेवल का भी बच्चा है, तो हमें इन दोनों पहलुओं को ध्यान रखते हुए ही परीक्षा का आयोजित करना है। साथ ही साथ हमें यह प्रयास करना है कि प्रत्येक बच्चे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सही तरीके से देने में सक्षम हो। साथ ही साथ कक्षा में गतिविधि भी आयोजित करना है हमें करके, यानी मैंने अभी क्या बोला है, करके सीखने पर बल देना, ठीक ना, लर्निंग, ठीक ना, सीखने पर बल देना। कार्य अगर बच्चा करके सीखता है तो इसका मतलब है कि वह बच्चा उस कार्य में बेहतर कर रहा है, सफलता हासिल कर रहा है। किसी के बर्डिंग में वो काम नहीं कर रहा है, वो अपनी इच्छा अनुसार काम कर रहा है। तो आपको हमेशा याद रखिएगा कि आपको जो कार्य देना है, गतिविधि देना है, ठीक ना, उसमें बच्चे का इंटरेस्ट जगना चाहिए, ना कि आपका। आपके इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। याद रखिएगा, सीटेट आपके इंटरेस्ट को तो कोई महत्व ही नहीं देता है। सीटेट का मतलब ही है कि सबसे परी, मतलब समझ, सर्वगुण संपन्न हमारा बच्चा ही होना चाहिए। भैया बच्चा सही तो आप सही हैं। अगर बच्चे में कोई चेंजिंग नहीं है तो इसका मतलब है कि आप शिक्षक के योग्य ही नहीं है। एनसीएफ आपको एक झटके में नकार देगा। सीटेट आपको थोड़ा भी पास नहीं होने देगा। सीटेट में तो स्पष्ट कहेगा भैया कि आप एक शिक्षक बनने के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने बच्चे के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया। अगर आप बच्चे के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो गुणवत्ता है, आप बच्चे को डेवलप कर सकते हैं, आप एक शिक्षक बनने के काबिल हैं। आपको यह एग्जाम पास कर आगे की सीट के साथ शिक्षक बनने का मौका मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ इसमें नोट्स हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, एक तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ध्यान रखिएगा, एक असेसमेंट पूरा टॉपिक है, मैं लेके आऊँगा और मैं आपको उसके बारे में जिक्र करूँगा। देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग उस समय होता है जब पढ़ाई के दौरान कोई प्रश्न अगर पूछ लिया जाता है। मान लीजिए कोई हम कविता पढ़ा रहे हैं, कविता में ही मैंने पूछ लिया, क्या चाहिए बताइए, रोहन का घर कहाँ हुआ बच्चों? तो उसने बताया कि रोहन का घर तो श्यामपुर हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि जो रोहन का घर है वो श्यामपुर हुआ, तो इसका मतलब है कि पढ़ाई के दौरान ही उसका असेसमेंट कर लिया गया कि कितने बच्चे हमारी बातों को समझ गए हैं और कितने बच्चे अभी भी नहीं समझे। तो ऐसी जब
टेक्निक का यूज किया जाता है, उसको हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसमें और भी असेसमेंट है जिसको मैं एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। उसमें जो कंसेप्ट होगा उसे एक एक करके एक एक पॉइंट को नोट करके क्लियर कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक बात आप स्पष्ट समझिएगा, एनसीएफ 2005 बालक का जो मूल्यांकन यानी असेसमेंट जो करता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करता है। यानी सतत एवं व्यापक का नाम आपने सुना होगा सीसीई, ठीक ना। ये आपका एक पैटर्न था और ये पैटर्न आज भी एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो उसमें स्पष्ट कहा जाता है कि बालक का जो मूल्यांकन होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, बालक का जो मूल्यांकन होना चाहिए सतत और व्यापक होना चाहिए। सतत भी होना चाहिए और व्यापक भी होना चाहिए। जैसे कि चिंता करना, तर्क क्षमता, विकसित होना, नवीन सोच उत्पन्न करना। कहने का मतलब है कि वो हर तरीके से अपने आप को डेवलप करने लायक होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक पहलुओं पर वो बेहतर हो गया, दूसरे पहलू पर वो खराब हो गया। ऑल डेवलपमेंट, मैंने आपको एक ही बात बताया है कि सेंटर में आपका बच्चा होना चाहिए और उसके इर्द गिर्द पूरा एक समूह आपका होना चाहिए। आप सर्वांगीण विकास कीजिएगा, मतलब हर तरह का डेवलपमेंट का लेखा जोखा रखना आपका कर्तव्य है। बच्चा अगर फेल होता है तो इसका मतलब बच्चा नहीं फेल हुआ, आपका पूरा सिस्टम फेल हो गया। इसलिए कहा जाता है कि एक बच्चे के फेलियर में उसके पूरे सिस्टम का फेलियर छुपा हुआ होता है, तो इसको नजरअंदाज नहीं करना है। साथ ही साथ बच्चों को एक बेहतर राष्ट्रीय नागरिक बनाना है। उनके अंदर यह डेवलप करना है राष्ट्रीय भाव का, राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदारी, यह बच्चों के अंदर प्रेरित होना चाहिए। वो अपने राष्ट्र के प्रति कुछ कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे उनके अंदर एक काबिलियत भी हमें पेश करना है। इसलिए कभी भी देखिएगा कि कोई भी मंच होता है उसमें राष्ट्र के प्रति हमेशा एक अलग किस्से कहानी नाटक मंच के द्वारा बच्चे को यह उसके दिमाग में एक छवि पेश करने का प्रयास किया जाता है, जिससे वह राष्ट्र के प्रति अपना एक संवेदनशील अवस्था बना सके। अगर जो बच्चा राष्ट्र के प्रति प्रेम ना कर पाए, राष्ट्र के एक अच्छा नागरिक ना बन पाए, तो वो उपद्रवी होंगे, आतंकवादी होंगे। तो ऐसे में एनसीएफ 2005 आपको स्पष्ट कहता है कि बच्चे के प्रति राष्ट्रीय भाव उत्पन्न करना एक शिक्षक की अहम भूमिका होती है और इस भूमिका को आपको हमेशा अदा करना है, ना कि नज़रअंदाज करके चलना है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना समझ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर कुछ देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 कुछ प्रमुख सुझाव भी देता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इस बिंदु को भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। मैं साथियों आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मेरे शब्दों का पकड़ने को प्रयास कीजिएगा, मेरे शब्दों को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, अपने आप एनसीएफ पकड़ में आ जाएगा। अगर ना आए समझ में तो एक बार दो बार जरूर देखिएगा। मेरी पूर्णतः दावा है कि आप बेहतर तरीके से समझ जाइएगा। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि बालक की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस पॉइंट पर अगर बालक सक्रिय नहीं निष्क्रिय हो गया, मतलब बालक कोई काम ही नहीं कर रहा है, अगर शिक्षार्थी कोई काम ही नहीं कर रहा है, बच्चा कुछ कर ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है, फ्लॉप हो गया, वो तो किसी काम ही का नहीं रह गया। तो हमें यह बात दिमाग में बैठा के रखना चाहिए कि बालक का जो कार्य होना चाहिए उसमें सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। बालक को हम कोई भी कार्य, अगर एक अभ्यर्थी को मैं बोल दिया कि बेटा एक काम करो, 2 का टेबल लिख के लाओ, तो 2 का टेबल पूरा लिख के लाना चाहिए। बेटा एक काम करो तो कविता लिखो, तो ठीक ना, तो कविता उसे लिख के लाना होगा। तो इस तरीके की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। बेटा एक काम करो तो 10 मीटर का रेस है, थोड़ा दौड़ के आओ, तो तुरंत उसमें सक्रियता भागीदारी होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की भागीदारी अगर बच्चे के मन में, बच्चे के दिलो दिमाग में नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चा कहीं ना कहीं आपसे, आपके द्वारा, आपके व्यवहारों से संतुष्ट नहीं है, जिस वजह से आपके प्रति उसका एक लगाव नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे का कार्य करना है। बच्चे के अंदर सक्रियता भागीदारी निभाना भी हमारा ही कर्तव्य है। जैसे बालक किसी कार्य को करने में हिचकिचाहट ना पैदा करे, कोई भी हिचकिचाहट ना हो, आपके प्रति उसका एक अलग सा प्रेम का व्यवहार रहे। यदि कोई गलती करता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि कोई बच्चा गलती करता है तो उसे उस गलती के प्रति उसे सजा नहीं देना है, ना ही डांटना है, ना ही बोलना है हमें, जबकि उसकी गलती से सीखने का मौका देना है कि बाबू आपने ये जो गलती किया है, आपके द्वारा ये जो गलती की गई है, इसमें ऐसा नहीं ऐसा होगा। जैसे मान के चलिए कि 2 मल्टीप्लाई अगर 3 बच्चा 5 लिख दिया, तो हमें तुरंत इसको क्रॉस भी नहीं करना है, ना ही हमें इसे गलती काटना है। हमें उसे बताना होगा कि बेटा यहां मल्टीप्लाई का साइन का मतलब गुना होता है, जिसका मतलब ये होता है कि 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो 6 होगा। इससे बच्चे के अंदर एक अलग व्यवहार पैदा होगा, आपके प्रति सम्मान पैदा होगा और यह बच्चे के लिए फायदेमंद होगा और आपके लिए सराहनीय होगा। साथ ही साथ अगर बच्चा खिलौना तोड़ता है या फिर जोड़ता है, ये सारी सक्रिय भागीदारी होती है। बच्चा कुछ करना चाहता है, कुछ करके सीखना चाहता है। बच्चे के अंदर एक अलग अपनी जिज्ञासा होती है। वो बच्चा चाहता है कि ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। वो रोकना टोकना, उसे बोलना, वो सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उसको समझाने के लिए आपको उसके दिमाग की तरह सोच कर समझाना होगा, ना कि अपने बोझ को लाद देना होगा। अगर बच्चा उस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पा रहा है तो इसका मतलब यह है क्या चीज़ कि आप उसे समझाने में असमर्थ हैं, आप अपने तौर तरीके से समझा रहे हैं। आप एक बार बच्चे के प्रति बच्चे की तरह होकर सोच कर समझाइए, बच्चा जरूर समझेगा। कंडीशन नोट में यहां पर कहा गया है कि बच्चे द्वारा की गई गलतियां, हमेशा याद रखिएगा, बच्चे द्वारा की गई गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया है।
इसे कभी भी हम नेगेटिव भाव में नहीं लेंगे, ये हमेशा हमारे लिए सकारात्मक है। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो याद रखिएगा ये सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया है। बच्चा अगर कुछ कर रहा है तभी गलती हो रहा है, अगर बच्चा कुछ करेगा ही नहीं तो गलती कैसे होगा। अब जब बच्चा अगर कुछ कर रहा है तो इसका मतलब वो सीख भी रहा है और सिखाने की भी चेष्टा कर रहा है। किसको? खुद को सीख रहा है, और जो गलती करेगा उसे सीखने का भी प्रयास करेगा। तो हमें हमेशा उसे सकारात्मक रूप में लेना है और बिल्कुल नज़रअंदाज इसे नहीं करना है। ना ही इस पर हमें पनिशमेंट देना है, ना ही हमें डांटना है, ना ही हमें बोलना है, जबकि हमें इस पर अप्रिसिएट करना है कि बेटा कोई बात नहीं है, एक बार गलती हो गई दोबारा करके देखो, एकदम बिल्कुल होगा, ताकि उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड उत्पन्न हो, उसे लगे कि हाँ हमारे साथ हमारे शिक्षक योद्धा की भांति हमारे पीछे खड़े हैं, तो हम इसे कर गुजरेंगे। और बच्चे के अंदर यही भागीदारी तो लाना हमारा कर्तव्य है। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। देखिए, सामाजिक गतिविधि भाई होना चाहिए, सोशल एक्टिविटी तो बिल्कुल होना चाहिए। अब सोशल एक्टिविटी में क्या क्या पॉइंट निकल के सामने आए हैं, थोड़ा एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। जो बालक, अभ्यर्थी, शिक्षार्थी समाज से अंतःक्रिया करके या समाज में रहकर जो भी कार्य सीखता है वह तो सामाजिक गतिविधि हो गया ना। समाज में रहकर सीखना, देखिए कहा जाता है ना कि अगर अच्छे समाज में आप रहिएगा, अच्छे परिवेश में आप रहिएगा, तो आपका बोलना, चालना, घूमना फिरना सब में परिवर्तन दिखाई देगा। वहीं आप अगर अच्छे समाज में नहीं रहिएगा तो इस सारे परिवर्तन ठीक इसके विपरीत दिखाई देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के विकास में समाज का बहुत अहम योगदान है। समाज के साथ वह जो अंतःक्रिया करता है, यानी उसके साथ एक रिलेशन बनाकर सीखने का जो प्रयास करता है, यह बच्चों के अंदर एक विकास का कार्य करता है। मानसिक विकास का जो कार्य है समाज बखूबी निभाता है इसका योगदान। साथ ही साथ घर परिवार भी तो एक समाज का ही हिस्सा है। बात को मेरे समझ रहे हैं आप ना? बच्चों के सामने जिस तरीके से आप पेश आइएगा, बच्चे के अंदर छवि भी उसी प्रकार का बनेगा। अगर बच्चों के सामने आप किसी को डांटिएगा तो बच्चे भी कल होके उस व्यक्ति को डांटेंगे जिसको आपने डांटा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक छवि बन गई कि हमारे से बड़ों ने इसे डांटा तो उन्हें यह लगा कि यह अच्छा कार्य है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने वह कार्य बिल्कुल मत कीजिए जिससे आपका छवि खराब हो। आगे बढ़ते हैं। लर्निंग एक्टिविटी, देखिए एकदम सिंपल सी भाषा बात है, सीखना अधिगम सक्रिय होता है भाई, जाहिर सी बात है। बिना बच्चे को, जैसे मैंने अभी नोट में हर पॉइंट में बता रहा हूँ कि सीखना सीखना सीखना, बच्चे की एक्टिविटी होना अति आवश्यक है, बच्चे की लर्निंग एक्टिविटी होना आवश्यक है। हर चीज़ में बच्चे को ही सम्मिलित किया गया है। कहीं इसमें आपका जिक्र है? बिल्कुल नहीं है। जब आपका इसमें जिक्र ही नहीं है तो अपने बारे में सोचिएगा भी मत। जब प्रश्न उत्तर कीजिएगा तो जब भी सोचिएगा तो बच्चे से ही रिलेटेड सोचिएगा, बच्चे का होकर सोचिएगा, बच्चा बन के सोचिएगा, तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सही दे पाइएगा, अन्यथा आप नहीं दे पाइएगा। ये मैं आपको इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बिना समय गंवाएं उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का प्रयास कीजिए जो अभी तक बच्चे समझने में 5 महीना 6 महीना समय लगा देते हैं। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए और तुरंत अपने एक्शन मोड पर आइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत जल्द मैं प्रैक्टिस सेट चालू करूंगा और एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए, मैं उसका एनालाइज करते हुए आप सबके समक्ष लाके सामने खड़ा कर दूंगा। और आप भरोसा रखिए, मुझे उम्मीद है कि जब आप करके आइएगा तो मेरे ही इस कमेंट के माध्यम में आप लिखिएगा कि सर आज 15 में से मेरा 15 क्वेश्चन सही हुआ है, सर आज मेरा 15 में से 12 क्वेश्चन सही हुआ है, सर मेरा आज तो फुल मार्क्स आया है। मुझे बहुत प्राउड फील होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिना टाइम गंवाए इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का प्रयास कीजिए। आगे चलते हैं। बच्चों को जो सिखाना है, सिखाने के रोचक शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। कभी भी बोरिंग जैसा काम मत कीजिएगा, जैसे कि मतलब ट्रेडिशनल पढ़ाई की तरह नहीं, एक इंटरेस्टिंग पढ़ाई की तरह होना चाहिए। बच्चों को मतलब आप जब क्लास में इंटर करें तो बच्चे के अंदर एक उत्साह होनी चाहिए कि हमारे जो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ चंदन सराय, एक उत्साह भरी निगाहों से बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा होना चाहिए कि चंदन सर अब आए हैं, कुछ बेहतर पढ़ाएंगे, कुछ अलग अंदाज में पढ़ाएंगे। उन्हें बोरियत फील नहीं होना चाहिए, यानी बोरिंग फील हो गया। या फिर कहा जाता है यांत्रिकता, यानी कहने का मतलब बार बार एक ही जैसा शब्द दोहराना। और हमेशा एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हमें सामने रखना है जिससे बच्चा कुछ सीखे कि हाँ चंदन सर आए हैं, आज ये पढ़ाएं, बहुत अच्छा लगा मुझे, वाकई उनका पढ़ाने का जो अंदाज है काबिलियत तारीफ है। तो ऐसे जब बच्चे के मुंह से वाह वाही निकलने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका जो शब्दों का जो चयन है वह काफ़ी रोचक है, उनके जैसा है, उनके लिए है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरी बातें आपको अगर समझने में बेहतर लगता होगा, महसूस होता होगा, आप मेरी फीलिंग के साथ अपनी फीलिंग को कोरिलेट करके समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी नज़र में एक मैं बेहतर टीचर साबित होऊंगा। और ये जो अचीवमेंट होगा ये मेरा और आपका दोनों के लिए बेहतर होगा। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, सीखने में डर। ध्यान से सुनिएगा, डर और अनुशासन का तो भैया जगह ही नहीं होना चाहिए। हमें बच्चे को डरा के तो कभी नहीं पढ़ाना है, ना ही उसे अनुशासन में रखना है। एकदम नहीं गए वहाँ से हिल गया ना तो तुम्हारा हड्डी तोड़ देंगे, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ना ही हमें डराना है, क्या सुनो कल ये वर्क नहीं किया ना तो स्कूल मत आना, ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना है। हमको उसकी जगह पर आनंद, याद रखिएगा, एंजॉयमेंट देना है, साथ ही साथ सेटिस्फेक्शन भी देना है। और हमारा उनका जो व्यवहार होना चाहिए वो लोकतांत्रिक होना चाहिए। याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर 3 बिंदुओं का जिक्र किया है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तीनों को ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। मैं फिर से एक बार इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, बच्चे के अंदर अगर कोई सीखता है बच्चा, उस बच्चे के अंदर अगर वो किसी कार्य को करके नहीं लाया, मान लीजिए कि आपने कोई टास्क दिया, वो कार्य को नहीं करके लाया, तो हम उसे डराएंगे नहीं,
ना ही अनुशासन के तहत उसको क्लास से बाहर खड़ा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम उसमें एक एंजॉयमेंट पैदा करेंगे। हम पहले प्रयास करेंगे जानने का कि आखिर वजह क्या है कि आपने इस कार्य को नहीं किया। अगर वजह पुख्ता लगा तो हम उससे आनंद के साथ एक मौका देंगे, आ जाओ बेटा, फिर आ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, यहां पर तुम करो। उसके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस लो की भावना थी वो हाई हो जाए और आपकी बातों को वो मानने का प्रयास करने लगे। साथ ही साथ आपका व्यवहार उसके साथ ऐसा होना चाहिए जिससे सेटिस्फेक्शन मिल सके, जिससे वो आनंद ले सके, वो सेटिस्फाइड हो सके कि हाँ सर जो है ना हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, सर ने कहा है तो मैं उसे करूंगा, करूंगी, ये भावना उत्पन्न होनी चाहिए। साथ ही साथ लोकतांत्रिक व्यवहार के साथ पढ़ाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि तानाशाही रवैया होना चाहिए, हमारे लिए ये बच्चा फेवरेट है, वो बच्चा फेवरेट नहीं है, ये मेरे लिए गुड़िया बहुत प्यारी है, ठीक ना, जो नेहा है वो एकदम अच्छी लड़की नहीं है। ऐसी भावना हमारे दिल में नहीं होनी चाहिए। हमें लोकतांत्रिक तरीके से पढ़ाना है, हमें सबका सम्मान देना है। अगर हमारे लिए गर्ल्स अगर बोलती हैं तो हमें उससे भी सम्मान देना है, बॉयज़ लड़के बोलते हैं तो भी हमें उसे सम्मान देना है। हमें किसी भी कीमत पर किसी एक पक्ष को नहीं सुनना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमें पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। आगे चलते हैं। 5वां नंबर बिंदु, बालक को घर, स्कूल, समाज, समुदाय आदि सब जगहों में सम्मान के नज़र से देखा जाना चाहिए। देखिए बालक जो होते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी एक समाज का गुण होता है। वह भी चाहते हैं कि जैसे वयस्क यानी बड़े जितने भैया हैं, हमारे पापा हैं, चाचा है, दादा हैं, जिनको जिस तरीके से गांव में उनको, बाहर गांव हो, शहर हो, मोहल्ले हो, जिस सोसाइटी में हो, वहाँ पर उनको सम्मान मिलता है। जैसे कि भैया हो गए तो उनको घर मिला, स्कूल में भी मिला, बाहर गए तो भी मिला, एक समुदाय में बैठे तो भी उनको सम्मान की नज़र से देखा जा रहा है। तो उनकी नज़र में भी ऐसा फील होता है कि ये मुझे भी मिलना चाहिए। तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम बालक को यह सारी चीज़ उपलब्ध कराएं और सम्मान की नज़र से देखें। उनके अंदर हीन की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ याद रखिएगा, उनकी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा को हमेशा वरीयता देना है। अगर बच्चा आपसे आकर गांव की भाषा में बात कर रहा है तो आप उससे बिल्कुल डेमोलाइज मत कीजिएगा, बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा। आपको उसके सम्मान के साथ उससे बात करना है। अगर वो आपको जिस भाषा में बोलना चाहता है, आसामीस हो, उड़िया हो, बांग्ला हो, भोजपुरी हो, पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती हो, जिस भाषा में, केरलियन जो भी हो, तमिलनाडु हो, जो भी हमारे क्षेत्रीय भाषा है, उस भाषा में अगर वह बोलने का प्रयास कर रहा है तो हमें उसकी भाषा को महत्व देना है। साथ ही साथ उसके क्षेत्र जो मदर टंग है उसे हमें बिल्कुल रिस्पेक्ट देना है। इसके अलावा उसकी सभ्यता और संस्कृति को भी सम्मान देना है। जैसे नागालैंड में आप चले जाइएगा तो उनके जो पहनावे हैं, वेशभूषा हैं, अलग प्रवृत्ति के हैं। हमारे पास साउथ में चले जाइएगा तो उनके वेशभूषा अलग है। उसी प्रकार से गुजरात में जाइएगा, महाराष्ट्र में जाइएगा, मेघालय जाइएगा, ये सारे के वेशभूषा अलग है। फिर आ जाइए अपने बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इसके उड़ीसा, ये सबके पहनावे अलग हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको देखकर हंसेंगे, हंसी का पात्र बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी वेशभूषा, उनकी संस्कृति को एक दूसरे के प्रति सम्मान के नजरिए से देखना चाहिए। और ये एक शिक्षक के साथ साथ अभ्यर्थियों के अंदर इस चीज़ का भी विकसित करवाना हमारा ही कर्तव्य है। यानी अगर कोई अभ्यर्थी इस विषय वस्तु को विकसित नहीं कर पाता है तो यह हमारा कर्तव्य है कि हमें उसे मोटिव करके इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को बेहतर ढंग से अप्लाई करने के लिए प्रेरित करना। आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 5 आपको बेहतर से समझ में आ गया होगा। चलिए पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिएगा, किसी भी प्रकार का सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए। देखिए आजकल बहुत ज़्यादा मिथ्य होते हैं। जैसे पता है एक समय ऐसा था ना कि जैसे बोला जाता था क्या चीज़ कि आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा इस विषय पर। जैसे मैं छोटा था ना तो अक्सर बोला जाता था क्या चीज़ ना कि भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। तो हम लोग भूत के नाम पर डर जाते थे, ठीक ना। भूत आ गया तुरंत मम्मी सुला देती थी और इसकी एक मनोवृत्ति बन जाती थी, यानी एक मन में उसका एक ढांचा बन जाता था कि भूत का ढांचा क्या है, वो किस प्रकार से दिखता है। तो सूचना जो भी बताया गया है उसको सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए। अब वास्तविक जीवन में इसका कोई मूल उद्देश्य नहीं है, ना ही वो आकर हमें डराए हैं कभी, ना ही हम उसके प्रति कभी सोचें। लेकिन एक सूचना बनाना, एक सूचना बन गया, एक उसमें क्या हो गया, मिथ्य शामिल हो गया। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां आपको सुनने को मिले होंगे जो सूचना बन गया और सूचना को हम लोग ज्ञान मान लिए। तो ऐसे स्थिति में बच्चे को हमेशा सचेत रखना चाहिए कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को डायरेक्ट उसे नॉलेज नहीं समझना है, ठीक ना। वो सिर्फ और सिर्फ एक सूचना है तो वो नॉलेज नहीं है। हाँ आया है, उसमें कितनी सच्चाई है, अगर सच्चाई बेहतर है तो इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, अगर सच्चाई बेहतर नहीं है तो उसे नज़रअंदाज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है 7 नंबर पॉइंट कि एक समावेशी कक्षा में, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समावेशी कक्षा कहाँ मिलेंगे। समावेशी कक्षा जितने भी आपके सेंट्रल स्कूल हैं, जैसे आप मान के चलिए KVS हो गए, आपको नवोदय हो गया, साथ ही साथ आपको सैनिक स्कूल हो गया, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, सैनिक स्कूल हो गया, फिर आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया और अदर भी जितने आपके सेंट्रल स्कूल हो गए, इन सब स्कूलों को समावेशी कक्षा के तहत देखा जाता है। कारण इसमें क्योंकि इसमें एक जगह के बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, इसमें भारतवर्ष के तमाम उस जगह के बच्चे पढ़ाई करते हैं जो उस इलाके में रहते हैं। इसीलिए उस स्कूल को समावेशी स्कूल के नाम से जाना जाता है, समावेशी कक्षा के नाम से जाना जाता है। और समावेशी कक्षा में याद रखिएगा कौन से भाषा का सूत्र का वकालत किया गया है, तो त्रिभाषीय सूत्र का। अब ध्यान देने योग्य बात है कि ये त्रिभाषीय सूत्र है क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें।
देखिए, हिंदी भाषा क्षेत्र में, जैसे मैं जिस जगह पर हिंदी भाषा का जो आपको जगह मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में बिहार, यूपी, झारखंड, ये मतलब ये क्या हो गया, हिंदी भाषा क्षेत्र हो गया। ऐसे क्षेत्र में जो क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा, उसे हिंदी के रूप में देखा जाता है। साथ ही साथ द्वितीय भाषा जो है उसे इंग्लिश, और तृतीय भाषा में कोई एक आधुनिक भाषा आ जाए। आधुनिक भाषा में आपके फ्रेंच आ गए, बहुत सारे ऐसे भाषा आ गए, ठीक ना, उर्दू आ गए। तो ये भाषा जो है इसको बोला जाता है त्रिस्तरीय भाषा। साथ ही साथ अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, चाहे साउथ की बात कर लें, ये सारे, या फिर आपको यहाँ ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए आप, फिर साथ में मेघालय ले लीजिए, फिर पंजाब ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, ऐसे इलाके जो हिंदी भाषा क्षेत्र में नहीं आते हैं, ठीक ना, उनमें जो पहली भाषा होती है उनकी अपनी मातृभाषा होती है, साथ में हिंदी होती है, और थर्ड में आपका क्या हो गया, इंग्लिश। हमेशा याद रखिएगा, थर्ड में क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। स्पष्ट यहाँ से दिखाया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये त्रिय भाषा सूत्र है, तो याद रखिएगा त्रिय भाषा में सबसे पहली भाषा जो है उस भाषा को कैसे जाना जाता है, वह भाषा आपका क्षेत्रीय भाषा है, ठीक ना। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसमें बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअल के नाम से भी जाना जाता है, यह बहुभाषिकता बोला जाता है, यानी जहाँ पर एक से अधिक भाषा का उपयोग और प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग बहुभाषिकता के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये अति आवश्यक है। साथ ही साथ अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि बहुभाषिकता एक बालक के विकास में संसाधन का रूप का कार्य करता है। कभी भी आप ये मत सोचिए क्या चीज़ कि अगर बच्चा बहुभाषिकता भाषा परिवेश में अपने आप को सर्वाइव कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके प्रति उसका कोई उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल उसका उद्देश्य है। उसका सबसे पहला उद्देश्य है कि वह एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ भाषाओं का भी आदान प्रदान करते हैं, यानी एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति को भी सीखते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे की भाषा को भी समझने का प्रयास करते हैं, और वह एक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, ना कि परेशानी के रूप में। हमेशा याद रखिएगा, बहुभाषिकता जो होती है बालक के विकास में संसाधन के रूप में कार्य करता है। और किस तरीके से कार्य करता है, एक दूसरे की सभ्यता संस्कृति को देखते हुए, साथ में भाषाओं का आदान प्रदान करते हुए। इसमें कुछ नोट भी है, नोट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, किसी भी भाषा को बोलने और समझने के लिए 4 भाषाई कौशल की जरूरत पड़ती है। ये तो आपको जानना अति आवश्यक है, हम लोग बचपन से भी देखते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले ही लेते हैं जब आ ही गए हैं तो। पहली बात है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यहाँ पर इसको शॉर्ट भाषा में हम लोग बोलते हैं SLRW, यानी स्पीकिंग। अब बोलना का क्या हो गया, सॉरी, लिसनिंग, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं हिंदी में ही चल रहा हूँ, ठीक ना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसको हम लोग स्पीकिंग, लर्निंग, रीडिंग और राइटिंग के नाम से जानते हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर आपके लिए बहुत अति आवश्यक प्रश्न का एक उत्तर मिलेगा। सुनना और पढ़ना, यानी आपका कहने का मतलब है कि जो चीज़ आप सुनते हैं और पढ़ते हैं उसको ग्रहण करने का काम कहा जाता है, यानी वो कुछ ले रहे हैं आप, ठीक ना। तो जब किसी की भावनाओं को सुनकर और पढ़कर समझने का प्रयास किया जाता है, उससे क्या हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रहणात्मक कौशल, यानी ग्रहण करने का कौशल। साथ ही साथ अगर बोलकर या लिखकर अगर किसी को अपनी भावनाओं और शब्दों के माध्यम से उसे बताने का प्रयास करते हैं तो उसे अभिव्यक्त करना होता है, यानी हम उसे अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपनी भाव को, अपनी विषय वस्तु को बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसी माध्यम के थ्रू हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, पेपर पढ़ के हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि आज की ताज़ा खबर क्या है, ठीक। बोलकर हम यह बताने का प्रयास करते हैं कि आज का किस विषय पर चर्चा हुआ है। जैसे मैं आज आप सबके सामने बोलकर और लिखकर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने अभिव्यक्त कर रहा हूँ, अपनी भाषाओं को, अपने शब्दों को, अपनी जानकारी को आपके पास साझा कर रहा हूँ, और आप सुनकर और देखकर समझने का प्रयास कर रहे हैं, यानी आप ग्रहण करने का काम कर रहे हैं और मैं इससे देने का काम कर रहा हूं। मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर C ये भी कंप्लीट हो गया है आपके लिए। चलते हैं 9 नंबर में चलते हैं। बालकों को दी जाने वाली शिक्षा, हमेशा याद रखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर होनी चाहिए। ज्ञात मतलब जानना। हमें बच्चे को वही पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले बताना है जो वो जानता है, फिर हम उस जो जाना हुआ विषय वस्तु है उसको लेकर हम अज्ञात वस्तु की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि गाय क्या है। गाय के 4 पैर होते हैं। अब गाय के बाद अगर बच्चे को हम भैंस दिखाने का प्रयास करते हैं तो वो समझ जाएगा कि इसके भी 4 पैर हैं तो उसके भी 4 पैर हैं। फर्क यह है कि ये सफ़ेद में है तो ये काला में। इससे ज्ञात, उसको पहले जानकारी था कि गाय ये है, बाद में उसे जब भैंस दिखाया गया तो उसे ये समझ में आया कि हाँ ये अज्ञात था, ये अभी हम नहीं जानते थे, लेकिन ये भी एक गाय का ही रूप है। तो सबसे पहले हम उसे इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ मूर्त वस्तु से अमूर्त की तरफ ले जाते हैं। देखिए, मूर्त मतलब क्या हो गया, मूर्त मतलब साधारण भाषा में समझ लीजिए जिसे हम देख सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, कॉन्क्रीट हम लोग बोलते हैं, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं, अमूर्त है। अमूर्त मतलब क्या चीज़ है, जिसे हम नहीं समझ सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। फॉर एग्जांपल में हम आपको, अगर मैथ के स्टूडेंट हैं या फिर आप मैथ थोड़ी सी भी जानकारी रखे हैं, तो मैं आपको एक पॉइंट की तरफ लेकर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मूर्त मतलब याद रखिएगा 3D, अमूर्त मतलब 2D। यानी 3D का मतलब क्या हो गया कि जिसे हम छूकर, समझकर, कहीं उठाकर कहीं रख सकते हैं। 2D का मतलब हो गया कि सिर्फ वो देखकर समझ सकते हैं लेकिन उससे हम रख नहीं सकते। ठीक इसी तरीके से सबसे पहले हम बच्चे को वैसे मटेरियल सामने प्रोवाइड करेंगे जिससे वो छू सके, समझ सके, और फिर उसके बाद
न छूने वाले वस्तु पर चलेंगे, यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ लेके चलेंगे। देखिए ये हूबहू प्रश्नों में आ जाता है, ये जो आपको मैंने बताया ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए, ये हूबहू उठा के प्रश्न में दे देता है। साथ ही साथ दंड उपहार की भाव बालक के प्रति कम करें। एक बात स्पष्ट जान लीजिए, बालक को कभी भी दंड और उपहार की लोभ लालच नहीं देना चाहिए। इससे बच्चे की जो मानसिक विकास जो होती है, ठीक ना, यानी मानसिक जो विकास होती है वो कम होता है, याद रखिएगा वो कम होता है। तो हमेशा इस बात से हमें बचना चाहिए कि बच्चे को हम दंड देंगे, बच्चे को दंड देंगे कि उपहार देंगे उससे वो सीखेगा नहीं। देखिए ऐसा नहीं, उपहार कभी कभी किसी अवस्था में सही माना जाता है, लेकिन हमें इसे अवॉइड करना है, हम जितना हो सके उससे दूरी बनाए रखेंगे। आगे चलते हैं। शैक्षिक गतिविधि कार्य के अलावा सह शैक्षिक गतिविधि में, याद रखिएगा शैक्षिक गतिविधि का मतलब क्या होगा कि जो हम स्कूल में कोई भी गतिविधि करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जैसे एक पौधा ही लगाना हो गया, बच्चे को हमने दिया कि बेटा ये काम करो, ये पौधा तुम लगाओ और इसका भरण पोषण आप खुद करो, तो उसने एक एक्टिविटी किया, एक कार्य किया, वो डेली उस कार्य में अपने आप के अपने मन से उसमें रुचि ले रहा है। साथ ही साथ सह शैक्षिक, यानी कहने का मतलब है कि इस विद्यालय से हटकर भी अगर कोई कार्य होता है तो उसमें उनके माता पिता को भी जोड़ा जाए, ताकि बच्चे और अभिभावक के बीच एक बेहतर रिश्ता बन सके और एक दूसरे के साथ सीखने में एक दूसरे का वो मदद कर सके। अगला पॉइंट जो है हमारा, पुस्तकों का भार कम करना। देखिए मैंने आपको बताया है कि ये जो एनसीएफ बनाया गया था इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी इसमें जो शिक्षा हम बच्चों को देंगे बिना बर्डन के देंगे। तो इस बर्डन शब्द में पुस्तक का भी जिक्र आता है। पुस्तक के भार इतने ज़्यादा होते हैं, आज भी अभी भी आप इस समय प्राइवेट स्कूलों में आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा बैग का वजन रहता है कि बच्चा ले जाने और ले आने में थक जाता है। जबकि एनसीएफ, यानी ध्यान रखिएगा एनसीएफ 2005 इसका एकदम खंडन करता है कि किसी भी कीमत पर बच्चों का जो बुक हो उसका वजन कम हो, कम से कम पुस्तकें ले जाएं, कम से कम कॉपियों का उपयोग हो और ज़्यादा से ज़्यादा खेल विधि के द्वारा, गतिविधि के द्वारा बच्चे को सिखाने का प्रयास किया जाए। साथ ही साथ बच्चे के जीवन के अनुभव विषय वस्तु तैयार करके आगे की रणनीति बनाया जाए, यानी बच्चे को हम होल चेक करेंगे, उसके अनुभव को जानेंगे, उसके अनुभव को जानते हुए आगे काम करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा कोरे कागज की तरह विद्यालय में नहीं आता है। बच्चा जो होता है वह कुछ ना कुछ अपने साथ ज्ञान ले ही कर आता है। उस ज्ञान को हमें ढूंढ कर उनमें जो बेहतर हम लगे कि हाँ इसमें ये डेवलप करेगा, उसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एक प्रश्न में ये भी आ जाता है, क्या बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं? तो बिल्कुल नहीं, बच्चे पूर्व ज्ञान से ही लेस होते हैं। यहाँ आने के बाद उनके ज्ञान को डेवलप किया जाता है, यानी विद्यालय में आने के बाद ज्ञान को डेवलप किया जाता है, ना कि वो एकदम कोरे कागज की तरह होते हैं, उनके पास कुछ नॉलेज ही नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये पॉइंट को भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि इसमें नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको बताया। 13 पॉइंट नंबर याद रखिएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण जो है आपका वो एनसीटी द्वारा किया गया है, यानी एनसीटी द्वारा ही इसका जो आइडिया प्रस्तुत किया गया, यह आइडिया एनसीटी ही ने दिया कि एनसीएफ 2005 का एक बार सर्वे किया जाए। यह सर्वे के अध्यक्ष कौन थे, इसका मैं जवाब आपको कमेंट के माध्यम से लेना चाहूँगा। आप मुझे बताइए और मुझे ये भी बताइए क्या चीज़ कि हाँ इसमें जो अध्यक्ष हमारे थे वह अध्यक्ष में टोटल कितनी संख्या थी सदस्यों की। साथियों अब एक बिंदु यहाँ पर और देख लीजिए, आत्मज्ञान। ध्यान से देखिएगा, आत्मज्ञान एक वर्ड है लेकिन आपके लिए काम की है, इसलिए मैंने आत्मज्ञान का मतलब अर्थात बालक अलग अलग अनुभव अवसर देखकर खुद से ज्ञान प्राप्त करने की जो चेष्टा करता है उसे आत्मज्ञान बोलते हैं। याद रखिएगा, जब भी बालक अलग अलग अनुभवों से कुछ सीखता है, अवसर देकर उन्हें खुद ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करवाई जाती है, यानी वो करेगा, सीखेगा। हमारा भी काम रहेगा कि हम अवसर देंगे, उनको बार बार मौका देंगे और देने के बाद वो जो ज्ञान अर्जित करेगा उसी को हम लोग आत्मज्ञान जानते हैं। ये प्रश्न भी आया हुआ है, इसलिए इस पॉइंट को मैंने इसमें नोट कर दिया है। अगला चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधि भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान होता है। याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर, प्राथमिक मतलब क्या, 1 to 5 में जो हमारा नोटबुक होगा उन सभी में जो गतिविधि होगी वह गतिविधि या तो गणित के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगी या फिर भाषा के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ कैसे आप संप्रेषण के माध्यम से आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, कह सकते हैं। गणित के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, चिंतन करके, अमूर्त विषय वस्तु पर सोच कर, किसी अन्य विषय का तर्क वितर्क करके हम ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होंगे तो छोटे बच्चे को हम बताते हैं कि कैसे होगा। मान के चलो बाबू से अगर पूछने का, बेटा ये बताओ ये कमरे की पूरी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो बच्चा तो इंची टेप तो लिया नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या बने, कदम से नापिए। तो पता चला कि लेफ्ट से 10 कदम, राइट से 10 कदम। तो हम यहाँ स्पष्ट कहेंगे कि लेफ्ट साइड से कितने कदम हो गए, 10 कदम, और राइट साइड से भी हो गए 10 कदम। फिर उसके बारे में सोचने को मजबूर करेंगे, तो ये बताओ ये टोटल कितने कदम होंगे, अंदर की जो एरिया होगी वो कितनी होगी। तो ये सारे विषय वस्तु जो हैं वो तर्क और वितर्क के माध्यम से
करने का प्रयास करेंगे। उनको अमूर्त विषय, ये जो मैंने अभी बताया लेफ्ट और राइट, ये तो मैंने प्रत्यक्ष में दिखाया, मूर्त में दिखाया, और मैंने जो फाइंड आउट करने की बात कही है वो अमूर्त बात की बात कही है। तो अमूर्त के विषय में वो सोचता है, दिमाग में एक चिंतन व्यक्त करता है, नहीं होती है अगर एक दूसरे के 2-4 समूह बनाकर एक कार्य करने का मौका दे दिया जाता है कि बेटा इस पॉइंट को आप निकाल के लेकर आओ, क्या आंसर होगा, तो ये सब कार्य हमें करवानी चाहिए। आगे चलते हैं। ध्यान रखिएगा, गणित का संबंध अन्य विषय के साथ होता है, जब जैसे मैंने अभी बताया। साथ ही साथ आकलन एवं मूल्यांकन सतत व्यापक होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि सीसी के पैटर्न के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इस बारे में जानकारी स्पष्ट दूंगा, ठीक ना। तब तक इस बिंदु को आप थोड़ा सा देख लीजिए। एक यहाँ पर एक 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट इसमें आप दे दिया हूँ, तो इस बारे में आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है। पहली बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 2-3 पहलुओं को ध्यान रखा जाता है। एक तो क्रिएटिव असेसमेंट किया जाता है, रचनात्मक आकलन कि हाँ बच्चे के अंदर कौन सी ऐसी काबिलियत है जिसे हमें खोजना होगा। साथ ही साथ निदानात्मक आकलन, उसके अंदर हमें समस्या खोजना। देखिए एक बात बताता हूँ, स्पष्ट यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। रचनात्मक यानी वो कौन सी क्रिएटिविटी दिखा सकता है, क्या क्या करने की उसके अंदर क्षमता है, हम ये फिर पहला पॉइंट देखेंगे। दूसरा देखेंगे कि वो समस्या की पहचान करेंगे कि आखिर वो इस विषय पर कार्य नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए एक बच्चे को फुटबॉल भी ज़्यादा पसंद है, क्रिकेट नहीं पसंद, तो हम प्रयास करेंगे कि ये जानने का क्रिकेट क्यों नहीं पसंद है उसको आखिर। तो जब हम ये जानने का, समस्या पहचान करने की अगर प्रयास करेंगे तो उसे हम कहते हैं निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट। और बात आती है इन सारी समस्या को जानने के बाद हम उपचार करते हैं। जैसे डॉक्टर होता है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, आपकी समस्या को सबसे पहचान करता है, बाद में आपका उपचार करता है। तो याद रखिएगा, आपकी समस्या पहचान को हम लोग डायग्नोस्ट करते हैं और साथ साथ में आपको जब उपचार करेंगे तो रिमेडियल असेसमेंट होता है। आपने रिमेडियल का नाम जरूर सुना होगा। जब बच्चे के अंदर किसी विषय वस्तु को लेकर, किसी भी विषय को लेकर अगर उसके अंदर परेशानियां उठने लगती है तो हम रिमेडियल क्लास के माध्यम से उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, यानी उपचारात्मक पद्धति से उसे हम उस सब्जेक्ट में परिपक्व करने का प्रयास करते हैं जिससे वो अच्छे तरीके से उस विषय वस्तु को समझ सकें। आइए देखते हैं उसके बाद समस्या की पहचान करना, उपचार करना, ठीक है ये तो हो गया। यहाँ पर पॉइंट नंबर 15 कह रहा है कि बोर्ड परीक्षा को ऐच्छिक होना चाहिए। ऐच्छिक मतलब लचीलापन, याद रखिएगा, जिससे मानसिक तनाव ना हो। एनसीईआरटी 2005 ये जिक्र करता है कि जो भी हमारे 10th हो गए, 12th हो गए, जो बोर्ड होते हैं उसमें थोड़ा लचीलापन होना चाहिए ताकि बच्चे की मानसिक स्तर जो है उससे संतुलित किया जा सके। बहुत सारे बच्चे का केस ऐसा आता था कि 10th में फेल हो जाने के बाद सुसाइड कर लेते थे, मर जाते थे, कोई घर नहीं जाता था, कोई उसी समय पढ़ाई छोड़ देता था कि मैं फेल कर गया। समाज में एक तौहीन की भावना पनपने लगती थी। तो इस सब समस्या को देखते हुए एनसीईआरटी 2005 सिफारिश करता है कि परीक्षा के जो बोर्ड परीक्षा उसमें ऐच्छिक होना चाहिए, थोड़ा लचीलापन जैसा होना चाहिए जिससे बच्चों को कम तनाव महसूस कर सके। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोटी मोटी पुस्तकों को तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए भाई, क्योंकि यह सफलता का प्रतीक है। बड़े बड़े मोटे मोटे पोथी बुक अगर आपको मिल जाए तो क्या आप उससे ज्ञानी बन जाओगे? ऐसा बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी 2005 बिल्कुल ऐसा इसकी सिफारिश नहीं करता है कि आप मोटे मोटे बुक्स उठाइए, खूब पढ़िए, खूब लिखिए और एकदम विद्वान बन जाइए। उनका कहना है कि विद्वान बनने के लिए बच्चे के अंदर से जगना चाहिए, बच्चे के अंदर जो काबिलियत है उसमें विद्वता होनी चाहिए, ना कि मोटे मोटे पुस्तकों में। इसलिए वह स्पष्ट कहता है कि भैया इससे बच्चा कभी योग्य नहीं बन सकता, इसलिए मोटी मोटी पुस्तकों को अवॉइड कीजिए, हटाइए इसको, ठीक ना। साथ ही साथ एक बात आपको बताना चाहूँगा, बालक के बाहरी तनाव से मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। देखिए बाहरी तनाव का मतलब हो गया घर परिस्थिति में जैसा भी हो, जो भी माहौल हो, जिस प्रकार से माहौल हो, एक गार्जियन का सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कि इससे अपने बच्चों को दूर रखना, ताकि बच्चे की जो विकास होगा और डेवलपमेंट विकास के थ्रू जाए। अगर बच्चा आपके समाज के अंदर यानी आपका जो कंडीशन है उसके अंदर इंटरफेयर अगर करना चालू कर दिया तो फिर वो अपना विकास नहीं कर पाएगा, वो आप ही के इर्द गिर्द चारों तरफ घूमने लगेगा। इसी प्रकार से जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक को भी यही ध्यान रखकर कार्य करना होगा। उनकी जो पारिवारिक समस्या है, उनकी जो जो भी कलीग समस्या है या फिर ऑफिस समस्या है, उसमें बच्चा प्रभावित ना हो, इसका ध्यान रखना है। उसमें बच्चा प्रभावित ना हो, बच्चा सर्वोपरि है और यह सारे कार्य बच्चे के लिए ही किया जा रहा है, तो बच्चा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बाकी सब डिस्टर्ब हो जाए वो सब मंजूर है, लेकिन बच्चे की जो काबिलियत है, बच्चे की जो क्षमता है, बच्चे की जो जिज्ञासा है, बच्चे की जो उत्सुकता है, बच्चे की जो क्रिएटिविटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि बच्चे को स्वयं उसकी जिज्ञासा के अनुसार, याद रखिएगा जो भी बच्चा जिस जिज्ञासा के अनुसार अगर वो लाइब्रेरी जा रहा है या फिर कहीं भी जा रहा है पुस्तक मेला वगैरह में, तो उसके अनुसार उसे पुस्तक चुनने का मौका देना चाहिए, ताकि यह समझने का मौका मिल सके कि यह बच्चे के अंदर किस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई इस बुक को देखकर, और यह जानने का भी प्रयास करना चाहिए। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें मौका देना पड़ेगा, उसको अवसर देना पड़ेगा कि वो जाए और जाकर उस पुस्तक को देखे, उसे समझे, समझने के उपरांत वो हमें बताए कि क्या इसमें आपने सीखा और क्या नहीं सीखा। अगला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कह रहा है आपको कि बालक को सांस्कृतिक कार्यक्रम में सीखने का मौका उत्पन्न करना चाहिए। देखिए कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर स्कूल में हो रहा है या फिर आपके आसपास के मोहल्ले में अगर हो रहा है, तो हमें सबसे पहला कार्य करना चाहिए
कि इस कार्यक्रम में बच्चे को सीखने का मौका देना चाहिए, ना कि सिर्फ मनोरंजन करने का, आया हंसी मजाक किया, सिर्फ प्रोग्राम देखे चले गए। नहीं, हमें कुछ ऐसा बच्चों को इस तरीके से इस मंच पर लाकर खड़ा करना चाहिए जैसा बच्चे अपने अतीत के साथ वो सीख सकें। इसलिए इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बालक को सांस्कृतिक कार्यक्रम में सीखने का मौका उत्पन्न करना चाहिए, ना कि सिर्फ मनोरंजन का। यानी सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि और भाव से अगर बच्चा किसी कार्यक्रम को देखता है तो इसका देखने का कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि अपने अभिभावक हो चाहे फिर शिक्षक हो, इस तरीके का नाटक, इस तरीके का मंच बच्चों के लिए बनाएं जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में सीखने का मौका मिले। अन्यथा बच्चे को उस जगह बिल्कुल ना ले जाएं जहां इसका कोई महत्व ना हो। 20 नंबर कह रहा है कि महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करना। ध्यान रखिएगा, बच्चे के अंदर शुरू से ही इस बात को बैठाना है कि पुरुष और महिला दोनों एक समान है, दोनों एक साथ आए हैं, एक साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और बिल्कुल उनके अंदर जेंडर पक्षपात यानी लैंगिक पूर्वाग्रह जैसी भावना नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। यानी लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, जेंडर पक्षपात का मतलब मैं बताना चाहूँगा, यह शिक्षक को खासकर, विशेषकर यह शिक्षकों के लिए है कि किसी एक विषय बंधु को, यानी कहने का मतलब है ये लड़का है, ठीक ना, आइए यहाँ पर दिखाते हैं। मान लीजिए कि ये लड़का है और यहाँ पर क्या हो गया, लड़की। अब यहाँ पर शिक्षक का किसी एक के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए, उसको दोनों को समान रूप से, समान तरीके से देखना चाहिए और उसे कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ कभी इंसल्ट भी नहीं करना है, अरे लड़कियों की तरह तुम रोता है, हाँ देखो तो ये लड़की की तरह रोता है। अरे लड़का है तो क्या इसका मतलब उसे रोने का हक नहीं है? आप उससे डेमोलाइज नहीं कर सकते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह के शिकार नहीं बना सकते हैं, उसे जेंडर पक्षपात में नहीं रख सकते हैं। लड़की है तो क्या वो साइकिल मोटरसाइकिल नहीं चला सकती है? बिल्कुल चला सकती है, आप उसे नहीं रोक सकते हैं। ये इस तरीके की इस परिवेश में अगर उस बच्चे को नहीं ढाला जाएगा तो हमारे आने वाले समाज पर इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए एनसीएफ 2005 इसकी सिफारिश करता है कि बच्चों के अंदर जेंडर पक्षपात की भावना खत्म हो। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 21 में देखा जाएगा, बालक का पाठ्यक्रम समगामी विकास पर आधारित हो। बिल्कुल मैंने इस विषय पर जिक्र कर दिया है। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी मैंने अभी जिक्र किया था एनईपी का, एनईपी बहुत जल्द मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से लाने का प्रयास करूँगा। तो बिल्कुल इस वीडियो के साथ आपको मेरे ख्याल से अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा सेशन, तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं कोई और बिंदु? बिल्कुल नहीं, ये अंतिम बिंदु था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनसीएफ का ही बड़ा भाई है। इसमें कुछ चीज़ को विकसित किया गया है और कुछ चीज़ को काट के छाट के हटाया गया है। तो लेकिन जो मैंने अभी तथ्य आपको दिए हैं इसमें से एक भी पॉइंट को काटा नहीं गया है। काटने वाले तथ्य को मैं ऑलरेडी हटा दिया हूँ, क्योंकि मैं आपको एनईपी में उस विषय वस्तु को जरूर दूंगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें। और मेरा कोशिश यही रहेगा कि अब जो अगला पॉइंट होगा, अगला पॉइंट असेसमेंट से होगा, ठीक ना, असेसमेंट से, असेसमेंट फॉर लर्निंग अगर हो जाए, ठीक ना, या फिर असेसमेंट एट लर्निंग हो जाए, या फिर आपको इन लर्निंग हो जाए, जो भी होगा असेसमेंट से रिलेटेड हम आपको बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि वीडियो आप सबके समक्ष लेके आऊँ और उसको समझाने का प्रयास करूँ। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए। सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि ये आपके दिल पर छोड़ता हूँ। अगर पसंद आए तो कीजिएगा, नहीं आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। जय हिंद।